दोस्तों नमस्कार। ये शुरू करते हैं छठवीं कक्षा की एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। दोस्तों शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। दोस्तों प्रभाकर लोहारों का काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे गए थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो अब आइए देखते हैं आज जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है लोहे के औजार और खेती। तो दोस्तों लोहे का प्रयोग जो है वो अत्यंत ही क्रांतिकारी प्रयोग था कृषि में। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, लेकिन प्राचीन काल में जो लोहे की चीजें होती थीं उनका प्रयोग बहुत जल्दी नहीं हुआ था। सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, लेकिन लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। और हमारे इस महाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं और पिछले अध्याय में आपने महापाषाण और लोहे के हथियारों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे के औजारों से जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां बनाई गईं और खेती की जुताई के लिए हलों के फाल बनाए गए। वैसे पहले खेती की जुताई के लिए लकड़ी के फाल ही प्रचलित थे, लेकिन लोहे के औजारों के प्रयोग से लोहे के हाल बनाए गए। लोहे के फाल जंगलों को कुल्हाड़ियों से साफ किया गया और खेती के लिए और भी अधिक जमीन जो है वो शामिल हुआ। पिछले अध्याय में या अध्याय 5 में आपने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ये देखिए दोस्तों लोहे के ये औजार हैं, ये सरसी है और ये कुल्हाड़ी है और एक हसिया है, और इन सब का प्रयोग खेती में यानी कृषि कार्यों में किया जाता है। अगला टॉपिक है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। तो सबसे पहला जो कदम उठाया गया वो था कि लोहे के फालों का उपयोग हुआ और लोहे के अन्य यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा कृषि कार्यों में। लेकिन सिंचाई जो थी वो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार जो व्यवस्था थी, क्योंकि पहले कृषि केवल वर्षा पर निर्भर करती थी और ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती थी वहां पर अच्छी कृषि या सभी फसलों की खेती नहीं की जा सकती थी। समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था, क्योंकि गांव से जो कृषि राजस्व मिलता था उसी से राजा अपनी व्यवस्था चलाता था, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों समृद्ध गांव जब होंगे तभी राजाओं को उनके राज्य चलाने में आसानी होती। और जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, पहले धानों को ऐसे छिटकवा विधि से बो दिया जाता था, लेकिन जब उनकी रोपाई की जाने लगी यानी नर्सरी को उखाड़कर दूसरी जगह पर उनको लगाया जाने लगा, तो उससे फसलों की जो उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ गई थी। और जिस प्रकार से कृषि के प्रयोग में औजारों का प्रयोग हुआ और रोपाई नई विधि प्रचलित हुई, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए जो प्रमुख साधन थे नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय आदि बनाए गए थे। तो ये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कदम थे। इस एक चार्ट है, इस चार्ट में आपको सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। सिंचाई से कृषि में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं खाली स्थानों पर सही वाक्य में भरकर आप इसको देख सकते हैं। तो पहला है दोस्तों, देखिए पहला जो है वो राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वे किसानों से कर लेते थे। अब तीसरा पॉइंट इन ऑप्शनों में से आपको भरना है। तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, देखिए तीसरे पे आएगा कि कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो ये आपके तीसरे पॉइंट पे आ जाएगा कि कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथे स्थान पर यह सिंचाई से ही संभव था। और पांचवें स्थान पर आ जाएगा कि राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई। तो राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। छठवें स्थान पर आ जाएगा कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ये आपके छठे बिंदु के स्थान पर आएगा। ये देखिए छठवें बिंदु पे आएगा, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया और फिर उसके फलस्वरूप कृषि का उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। तो दोस्तों ये था
जो है उसके बाद 9वें बिंदु पे आएगा कि किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। सिंचाई के जब साधन नहीं थे, केवल वर्षा पर निर्भर थी कृषि, तो कृषि की उत्पादकता या कृषि अनिश्चित थी। किसी साल सूखा पड़ जाने पे फसलों की पैदावार नहीं हो पाती थी, लेकिन जब सिंचाई के साधन विकसित हो गए तो कृषि का पैदावार बढ़ गया। अब आइए देखते हैं गाँव में कौन रहते थे। तो दोस्तों, ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग कौन थे? तो दक्षिण भारत में जो तमिल क्षेत्र थे, यहाँ बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। वेल्लला आप अलग से किसी पेज पे नोट कर लीजिएगा। जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हों तो एक नोट्स बनाते चलिए। तो तमिल में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा गया। साधारण जो हलवाह थे या जो कृषक थे उनको ऊड़वार कहा गया। और भूमिहीन मजदूर और दास कैंडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो एक बार फिर से, जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्लला कहा जाता था। साधारण किसान या हलवाहे को उड़वार और भूमिहीन मजदूर और दासों को कैंडेसियार और अधिमई कहा जाता था। उसी प्रकार जो देश का उत्तरी हिस्सा था, वहाँ पे गांव का प्रधान व्यक्ति जो होता था ग्राम भोजक कहलाता था। उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, जिसलिए ग्राम भोजक का पद जो हो गया था वो आनुवंशिक हो गया था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को ही सौंप देते थे। ये जो ग्राम भोजक होते थे न्यायाधीश का काम और कभी कभी शासन व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिनकी अपनी जमीन होती थी। इन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो ये देखिए, जो दक्षिण भारत में लोगों का क्रम था, जो गांव में रहने वाले लोगों का जो पद स्तर था वो क्या था आपने देख लिया। अब उत्तर भारत में जो गांव का बड़ा भूस्वामी या प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ये पहले स्थान पे होता था ग्राम भोजक। दूसरे स्थान पे जो होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। इनके पास अपनी जमीन होती थी और छोटे किसान होते थे। और इन खेतों पर काम करने वाले लोगों को और दासों को कर्मकार कहा जाता था। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे जो गांव की जरूरतों के हिसाब से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ये देखिए, प्राचीन तमिल रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य क्यों कहा जाता है तमिल की रचनाओं को? तो दोस्तों, इनकी रचना जो है 2300 साल पहले की गई थी और इनको संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई में कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। तो जो कवि थे उनके सम्मेलन को संगम कहा जाता था और इसी संगम के कारण इस साहित्य का नाम, जो तमिल साहित्य है प्राचीनतम, उसको संगम साहित्य कहा जाता है। दोस्तों, गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो दोस्तों, जो हमारे नगर थे वो भी विकसित हो रहे थे और काफ़ी हद तक विकसित भी हो गए थे। तो उनके बारे में आइए जानते हैं। जो कहानियां हैं, लोगों के जो विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण हैं, मूर्तिकला और पुरातत्व से हमें नगरों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। आपने जातक के बारे में सुना होगा। जातक वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थे। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था और एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो ये देखिए, एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है।
माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और यहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास न मिली तो उसने इस युवक को घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस कहानी में किस प्रकार से एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से अधिक पैसे वाला या पैसा कमाने के लिए जो है अपनी योजना बनाता है और उसमें कैसे सफल होता है, ये बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें जातक कथाओं के अलावा अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहर, गांव अथवा फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार जो थे उस समय के, वो कलात्मक ढंग से अपने मूर्तियों में उभारते थे। इन मूर्तियों को ऐसे इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे और जहां पर लोग इन मूर्तियों को देख सकें। दोस्तों, दिल्ली में मिला एक देखिए वलय कूप है और हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है। तो दोस्तों, ये वलय कूप है और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की व्यवस्था थी वो नालियों के द्वारा, और नालियाँ ढकी होती थी ईंटे से और नीचे पानी निकलने की व्यवस्था होती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो वलय कूप है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पूरी तरह भिन्न है। आपने अध्याय 5 में अनेक शहर महाजनपदों की राजधानियों के बारे में पढ़ा था और कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे। ऐसा सुरक्षा के लिए किया गया था और अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। दोस्तों, जो हमारे विकसित शहर विकसित हो रहे थे वहाँ के महल, बाजार और आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः वो लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर के बने हुए होंगे। इस कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों और भविष्य में पुरातत्व इनकी आगे खोज कर भी सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन स्थानों पर या पत्तनों पर वह गया था उन सब के बारे में उसने लिखा है। दोस्तों, भरूच के बारे में भी उसके द्वारा वर्णन दिया गया था। बेरीगाजा या भरूच का यूनानी नाम, इसकी कहानी जानते हैं। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत कठिन होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा यानी भरूच जो बंदरगाह है, यहाँ पे शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। तो आपने भरूच के बंदरगाह से ये जान लिया कि कौन कौन सी चीज़ें आयात होती थी और कौन कौन सी चीज़ें देश से बाहर निर्यात की जाती थी। अब आइए देखते हैं सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों, सिक्के जो होते थे, सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया और पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों प्रकार के सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के जो थे वो आहत सिक्के थे। आहत सिक्के क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते हैं। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे और ठप्पे से या हथौड़ी से मारने के कारण इनको आहत सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक ये सिक्के प्रचलन में रहे हैं। तो सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे। ये करीब 500 साल तक चले और देखिए नीचे चित्र में दिया गया है कि चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत या ठप्पा मारकर बनाया जाता था। इस कारण इनको आहत सिक्का भी कहा जाता था।
दोस्तों, नगर जो थे वो अनेक गतिविधियों के केंद्र भी थे और उस समय विनिमय के सिक्कों के अलावा कुछ अन्य साधन भी थे। जैसे एक वस्तुओं के बदले वस्तु लेने की क्रिया जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। लेकिन ये देखिए, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता में विनिमय के कुछ अन्य साधनों के बारे में बताया गया है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था और देखिए, जो हमारे खेतों में चावल पैदा होता था उसके बदले नमक का व्यापार या नमक का लेन देन किया जाता था। दोस्तों, गांव के बारे में अब हमने पढ़ लिया और जो हमारे नगर थे वो अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। किस प्रकार से, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा। मथुरा के बारे में यहाँ पे विशेष जानकारी दी गई है। दोस्तों, मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। पहला रास्ता कौन था, तो एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा दक्षिण से यानी उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और यहाँ पर अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा जो है वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा को कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, 2000 साल पहले मथुरा को कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई और ऐसा इसलिए था कि मथुरा जो है सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा था और कुषाणों ने इसी कारण वहाँ पर अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। मथुरा उस समय प्राचीन काल में मूर्तिकला का भी, व्यापार के साथ साथ मूर्तिकला का भी एक उत्कृष्ट केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी स्थित हैं और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, क्योंकि मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। मथुरा के जो प्रस्तर खंड हैं और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। ये मूर्तियां अधिकतर पत्थरों से बनाई गई थीं और उन पे अनेक अभिलेख भी मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख इसमें किया गया है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं शिल्प और शिल्पकार। तो दोस्तों, पूरा स्थल जो है जहाँ से हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं या जहाँ पे पहले नगर थे, तो उन पूरा स्थलों से शिल्पों के भी नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW कहा जाता है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करते हैं। और आपने जान ही लिया कि ये अधिकतर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में पाए गए हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। दोस्तों, दूसरे अन्य शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे हुए थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा अलग से, श्रेणी किसे कहा जाता है, तो शिल्पकार और व्यापारियों के अपने अपने संघ जो थे उनको श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो था वो प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार संचालन का काम करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करते थे, जहां लोग अपने पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दान में दिया जाता था।
अब दोस्तों एक देखिए यहाँ पर सूत कातने और बुनने के कुछ नियम दिए गए हैं और ये नियम मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित है उसमें दिया गया है। तो अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र इसके नाम पर मत जाइएगा, अर्थशास्त्र का अर्थ ये नहीं कि ये आर्थिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन, बल्कि ये शासन और प्रशासन संबंधी अध्ययन की ग्रंथ है जिसको मौर्यकालीन चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई का कार्य किया जाता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने का काम जो है वो विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुड़ियों, वृद्धा पेश्याओं और राजा की अवकाश प्राप्त दासियों और सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को इसमें लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए और जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो देखिए सूत काटने और बुनने के किस प्रकार से नियम थे और दंड की क्या व्यवस्था थी, इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह अरिकामेडु के बारे में विशेष अध्ययन। दोस्तों अरिकामेडु क्या है? तो अरिकामेडु पुडुचेरी में स्थित एक बंदरगाह है और रोम के बारे में आप जानकारी पढ़ेंगे तो अरिकामेडु का रोम से व्यापार होता था। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक बंदरगाह या पत्तन था। यहाँ पर दूर दूर से जहाजों का सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था लेकिन वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही दोस्तों छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। और अरिकामेडु जो है प्राचीन भारत का एक प्रमुख बंदरगाह या पत्तन था जहाँ पर रोम और अन्य देशों से व्यापार होता था। ये देखिए यहाँ चित्र में आप मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं। यहाँ पर कई बर्तनों में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। अब आइए देखते हैं अन्यत्र यानी बाहर के बारे में एक विशेष जानकारी। दोस्तों आप रोम को ढूंढिए। रोम ये इटली में स्थित है और यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है और इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह उत्तरी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस के बाद उनके शासकों में कई मंदिर और महल भी बनवाए गए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमहल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थीं और यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे और यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये आपने रोम के बारे में अन्यत्र जानकारी में पढ़ा। दोस्तों ये था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।